Hello student, very good evening to all of you. Dear student, now I'm going to discuss with you previous year question paper JK Bose biology and section is a botany, you know, and year of question paper is a 21. Got it? Now discuss each and every section in a detail. Got it? First of all, we have a section A. In a section A, the first question you have RNA that pick up specific amino acid. RNA that pick up specific amino acid from cellular for the protein synthesis is called. You know about very well RNA that pick up specific amino acid from cellular for protein synthesis is. तो जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें अमीनो एसिड को कौन कैरी करता है? एंड अमीनो एसिड से ही अबाउट अमीनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से आपस में जुड़ते हैं एज अ रिजल्ट पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, उसी को हम प्रोटीन कहते हैं. अबाउट वेरी वेल देयर इज अ mRNA जिसके ऊपर कोडान होते हैं. और राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर सब यूनिट के साथ ज्वाइन करता है tRNA और tRNA कैरी करता है अमीनो एसिड, चार्ज्ड अमीनो एसिड, और विद द हेल्प ऑफ एंटी कोडान tRNA mRNA के ऊपर कोडान को रिकॉग्नाइज करता है. अकॉर्डिंग टू द कोडान अमीनो एसिड जुड़ता जाएगा और एज अ स्पेसिफिक बट एक पॉलीपेप्टाइड चेन डेवलप होते जाता है. तो इसलिए ध्यान रखना कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है. प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम में. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी है? राइबोसोम, mRNA, tRNA, अमीनो एसिड. और अमीनो एसिड कौन कैरी करता है? अमीनो एसिड कैरी करता है tRNA. गॉट इट? तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना. तो आंसर इज अ व्हाट? दैट इज अ tRNA. The next question we have question number 2. Removal of anther or stamens from flower bud and to prevent the cell pollination is called. ऐसा प्रोसेस जिसमें हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोले तो हम अपने अकॉर्डिंग एक प्लांट को डेवलप करते हैं विद गुड क्वालिटीज़ ऑफ कैरेक्टर के साथ. तो लेट एक प्लांट है जो बाइसेक्सुअल है और फ्लावर जो है उस फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन्स है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि सेम टाइप ऑफ प्लांट डेवलप हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हाइब्रिड डेवलप हो. तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे एंथर मैच्योर होने वाला होता है तो उससे पहले हम उसको रिमूव करते हैं एंथर को, और उस फ्लावर को बैगिंग कर देते हैं, कवर कर देते हैं. एज अ रिजल्ट जो हमने डिज़ायरेबल क्वालिटी का पोलन ग्रेन डिसाइड किया होगा, फाइंड आउट किया होगा, देन हम उस पोलन ग्रेन को लेके अगेन उस फ्लावर को रीबैग करके उसके ऊपर सेपरेट करते हैं वो पर्टिकुलर पोलन ग्रेन. एज अ रिजल्ट हमारे पास एक हाइब्रिड डेवलप हो जाता है. एंड यहाँ उस प्रोसेस का नाम नहीं पूछा, यहाँ सिर्फ पूछा था कि एंथर को अगर रिमूव कर देते हैं और सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं तो ऐसा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो दैट इज अ एमैस्कुलेशन. गॉट इट? देन नेक्स्ट वी हैव दैट इज अ व्हाट इज अ ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है ये आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए. ट्रिपल फ्यूजन जो है इट इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म. इट इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स. ये एंजियोस्पर्म में मिलता है क्योंकि एंजियोस्पर्म में हमें डबल फर्टिलाइजेशन मिलता है. क्या मिलता है? डबल फर्टिलाइजेशन. इस बात का ध्यान रखना. डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जिसमें हमें एक सिनगेमी मिलता है
और दूसरा हमें उसमें ट्रिपल फ्यूजन मिलता है। सिनगेमी में एक मेल गैमिट एक फीमेल एग के साथ फ्यूज करता है और एज अ रिजल्ट जाइगोट बनाता है। और ट्रिपल फ्यूजन में दूसरा मेल गैमिट जो होता है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। ओवरऑल 3 न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, एक मेल गैमिट और 2 पोलर न्यूक्लियाई। इसलिए सच टाइप ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड दैट ट्रिपल फ्यूजन, जिसमें 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं, जिससे एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप। सो answer is here, the fusion of the male gamete with the 2 polar nuclei inside the embryo sac of angiosperm is called triple fusion. Got it? Then we having a next question number 4. Define ODS. What do you mean by the ODS? That is the ozone depleting substances. लेकिन अभी ये वाला पार्ट 24 जो अपना 23-24 सेशन है, इसमें रेशनलाइज सिलेबस में इन्वायरमेंटल इशू वाला जो चैप्टर है उसको डिलीट कर दिया गया। गॉट इट? बट ये क्वेश्चन, ये तो ऐसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये ऐसे पता होना चाहिए। दैट इज ODS इज ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस। गॉट इट? द नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 5th, यू हैव अ सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दैट इज अ राइट ब्रीफली द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन का एडवांटेजेस। ये माइक्रो प्रोपोगेशन है क्या? ये माइक्रो प्रोपोगेशन टिश्यू कल्चर में आपने अक्सर ये वर्ड सुना है। माइक्रो का मतलब होता है एक स्मॉल पार्ट, और प्रोपोगेशन का मतलब प्रोपोग्यूल, मतलब एक वेजिटेटिव स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसको हम कल्चर करके उसे एक नया प्लांट डेवलप कर सकते, कंप्लीट प्लांट डेवलप कर सकते हैं। समझे? Here you have an answer. Micropropagation is a method of producing the new plant in a short duration using a plant tissue culture. प्लांट के छोटा सा पार्ट कोई आप एक्सट्रैक्ट करिए और उसको लेबोरेटरी में कल्चर करिए, एज अ रिजल्ट उसे एक कंप्लीट प्लांट डेवलप करिए, एंड सच प्रोपोगेशन इज कॉल्ड द माइक्रो, मतलब प्रोपोग्यूल। प्रोपोगेशन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट। गॉट इट? उसको कल्चर कर। सम मेजर एडवांटेजेस पूछें क्या क्या हैं? It help in the propagation of a large number of plant in a short span of time. कम समय में आप large number of plants को get कर सकते हैं। The plants produced are identical to the mother plant. मदर प्लांट जैसे जो आपने डिज़ायरेबल क्वालिटी का प्लांट का टिश्यू को एसेस किया है या कैलस को, उसी के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं। गॉट इट? देन यू हैव अ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन? राइट इट्स 2 एडवांटेजेस। बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, इन सब का न्यूट्रिशनल क्वालिटी या न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहांस करते, इंक्रीज करते, इनरिचमेंट करते। तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं इनरिचमेंट ऑफ मिनरल्स, यू कैन से इनरिचमेंट ऑफ विटामिन्स, आगे मिनरल कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट, फैट कंटेंट इन अ फूड एज वेल एज इन द वेजिटेबल एज वेल एज अदर क्रॉप्स। गॉट इट? बेनिफिट क्या होता है फोर्टिफाइड क्रॉप का? बेनिफिट होता है कि हम अपना न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऐसे फॉलोइंग क्रॉप्स या वेजिटेबल्स या ग्रेन्स में क्वालिटी को बढ़ाते हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को। अदरवाइज क्या होगा कि आप 1 kg राइस ले रहे, लेकिन 1 kg राइस में जितना स्टार्च होना चाहिए वो नहीं होगा, तो फ़ायदा नहीं। तो इसी कारण आज भी देश में नहीं, वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं जो हिडन हंगर की शिकार, हिडन हंगर में उसमें से सबसे ज़्यादा जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ है, एशिया पूरा आ जाता है, इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा हिडन हंगर के शिकार, मतलब भरपेट खाना खाते हैं, पेट भर गया, लेकिन फिर भी आए दिन कुछ डेफिशिएंसी रह जाती है। कभी आयरन की डेफिशिएंसी, कभी कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कभी विटामिन की डेफिशिएंसी। वो क्यों है? वो ये इसलिए है कि हम सब्जी खा रहे, हम दूध पी रहे, लेकिन दूध में उस मात्रा में प्रोटीन नहीं है। हम सब्जियां खा रहे हैं, उस मात्रा में उसमें विटामिन नहीं है, वो मिनरल्स नहीं है। तो इसलिए ऐसा फूड पेट भर के खाना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। खाना थोड़ा कम खाइए, लेकिन उस खाने में मिनरल्स इनरिच्ड हो, विटामिन्स इनरिच्ड हो, फैट्स इनरिच्ड हो, प्रोटीन्स इनरिच्ड हो। तो समझे? क्वांटिटी कम हो लेकिन उसमें मिनरल्स का कंटेंट ज़्यादा हो। तो ऐसा फूड खाने से ही
हमारी जो हेल्थ है वो वेल होगी, अदरवाइज हम हिडन हंगर के शिकार हो। अक्सर इंडिया में सबसे ज़्यादा हिडन हंगर के शिकार है। मतलब हिडन हंगर मतलब कि भरपेट खाना खाने के लिए तो मैक्सिमम मिल रहा है सबको, लेकिन मिनरल डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। गॉट इट? देन वी हैव अ नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर बायोपेस्टिसाइड, गिव सम एग्जांपल्स। अब बायोपेस्टिसाइड मीन्स कि वी मस्ट गो यू नो बट टूवर्ड द लिविंग ऑर्गेनिज्म to control the our pest insect in our fields instead to use the chemicals, because about chemicals का बहुत बड़ा about नुकसान है। ना कि वो सिर्फ हमारे about सॉइल को about पैल्यूट करेंगे, इसके साथ साथ में वाटर बॉडी को भी पैल्यूट करेंगे। इसके साथ साथ में ज़्यादा केमिकल अगर हम पेस्ट को इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं तो साथ में जेनेटिकल मैनिपुलेशन भी होगा, और हमारा जो फूड, जो क्रॉप्स, जो फ्रूट्स या जितना भी डेवलप होते ग्रेन्स, उनमें भी कहीं ना कहीं टॉक्सिन बढ़ जाएगा, उनमें भी केमिकल का इफेक्ट बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए खाने के लिए सही नहीं होगा। इसलिए साइंटिस्टों ने सोचा इंस्टेड ऑफ द केमिकल वी मस्ट गो टू अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्यों ना यूज़ करें जो अबाउट पेस्ट को किल कर दें, और हमारे एक तो ना तो पैल्यूशन हो सॉइल, ना वाटर पैल्यूशन, ना टॉक्सिसिटी बढ़े, और जो पेस्ट हैं, इंसेक्ट हैं, उनको भी किल हो जाए। तो वी हैव अ फॉलोइंग एग्जांपल like Lepidopteran, Colinteran, Diteran species are infected with Bacillus thuringiensis which causes digestive illness। तो Bacillus thuringiensis एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अबाउट उसे जीन, और फर्दर उससे डेवलप उसको हम इंट्रोड्यूस करें डायरेक्टली प्लांट में भी, या नहीं तो सैचेज के फॉर्म में स्प्रे करते हैं प्लांट में, जिसको जो एक प्रोटॉक्सिन होता है, जिसको ये फॉलोइंग जो मैंने नाम बताए, ये जब पेस्ट उसको इनटेक करेंगे, एज अ रिजल्ट उनके गट में जाकर एल्कलाइन कंडीशन में जा करके वो एक्टिव होगा, और एज अ रिजल्ट उनको किल करेगा। थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टॉक्सिन फ्रॉम द बैक्टीरिया हैज बीन डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स सच एज बीटी कॉटन। बेनिफिट, दे आर यूटिलाइज्ड टू गेट रिड ऑफ वीड्स एंड पेस्ट। अनवांटेड वीड्स और पेस्ट से हमें छुटकारा मिलेगा खेतों में। बायोपेस्टिसाइड एज अ बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच, and because biopesticide do not pollute the environment, they are preferred over chemical pesticide. Then इसी के और में क्वेश्चन है, राइट सम एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर। समझे? वही टिश्यू कल्चर जो अभी हमने माइक्रो प्रोपोगेशन में पढ़ा कि एक स्मॉल पार्ट से पूरा होल प्लांट को डेवलप कर देना, या और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ टिश्यू कल्चर अप्लाई होता है। तो फर्स्ट वी हैव माइक्रो प्रोपोगेशन इज वाइडली यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉलेज एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, या माइक्रो प्रोपोगेशन से ही हम मोस्टली जो भी बहुत सारे बट वेजिटेबल्स हैं या ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, इनको हम माइक्रो प्रोपोगेशन में से ही डेवलप करते हैं। गॉट इट? और वो टिश्यू कल्चर का ही पार्ट है। बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। अच्छा, इसके अलावा हमें कोई डिजीज फ्री प्लांट बनाना है तो उसमें भी टिश्यू कल्चर। वायरस फ्री जर्म प्लाज्म इज प्रोड्यूस थ्रू द एपिकल मेरिस्टेम कल्चर, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट में इन्फेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए कोई एक अच्छा प्लांट है लेकिन वो डिजीज्ड हो गया, उसको वो डिजीज्ड हो गया, अब हमें बचाना नहीं, हम उस प्लांट को खो नहीं सकते, तो हम उसके मेरिस्टेमेटिक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके लेबोरेटरी में कल्चर करके उससे एक नया प्लांट डिजीज फ्री डेवलप कर। आर्टिफिशियल सिंथेटिक सीड्स आर प्रोड्यूस थ्रू द सोमैटिक embryogenesis. Plant tissue culture is used for the production of secondary metabolites in large quantities. Got it? Then we have a section C, question number 8. How does the pollen mother cell develops into mature pollen grains? Illustrate with the help of well-labeled diagram. आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई बताइए कि पोलन मदर सेल से एक मैच्योर पोलन ग्रेन कैसे बनता है, और उसको डायग्रामेटिकली भी आपने बताना है। तो पोलन मदर सेल, ये बात ध्यान रखना, तो सामने ये आपको पोलन मदर सेल दिख रहा है, तो पोलन मदर सेल क्या होता है? डिप्लॉइड, इट इज़ अ डिप्लॉइड 2n। इसकी होगी मियोसिस, पोलन मदर सेल की होगी मियोसिस। तो मियोसिस 1 में ये बनाएगा 2 सेल जिसको हम बोलते हैं डायाइड, माइक्रोस्पोर डायाइड। डायाइड मतलब 2 सेल बने, ये देखो सामने। फिर मियोसिस 2 होगा, ये अब 2 सेल डिवाइड होंगे तो एज अ रिजल्ट बनेगा टेट्राइड। क्या बनेगा? टेट्राइड। और 4 हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन है तो 4 आर ऑल द 4 माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बोलो या पोलन ग्रेन बोलो, एक ही बात, ये सभी हैप्लॉइड है। लेकिन पोलन ग्रेन स्टार्टिंग में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? कैलोज,
इनके बीच में कैलोज एक केमिकल, और इसी कैलोज को फर्दर, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर फर्दर देयर इज अ सेक्रीशन होगा एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं कैलेज एंजाइम, तो वो कैलेज एंजाइम यू नो अबाउट इस कैलोज को डिसॉल्व करेगा और ये 4 के 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन अलग हो जाएंगे। तो इसलिए इस प्रकार से पोलन मदर सेल जो डिप्लॉयड है उसकी मियोसिस 1 होगी एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ डायड, देन एज अ रिजल्ट देन उसके बाद डायड का फर्दर मियोसिस 2 रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ टेट्राइड 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोरिया पोलन ग्रेन। फिर कैलेज का डिपोजिशन होगा, कैलेज जो होगा वो कैलोज को डिसॉल्व करेगा और एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन करेगा 4 सेपरेटेड पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जो है वो सामने है। पोलन ग्रेन जब बनता है कंप्लीटली तो पोलन ग्रेन में 2 लेयर होता है, आउटर वन को हम बोलते हैं एक्साइन, ठीक है, जिसमें स्पोरोपोलिन होता है और वही स्पोरोपोलिन इसको जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है एक टफ से टफ कंडीशन में पोलन ग्रेन को बचा के रखता है। लेकिन जो यहाँ पर आपको ये पिट दिख रहा है, इन पिट में ये असल में यहाँ पर जर्म पोअर होता है, इस जर्म पोअर जगह पे स्पोरोपोलिन नहीं होता, और यहाँ से जो अंदर एक और लेयर होती है इसकी जिसको इंटाइन बोलते हैं, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे रीच करता है तो यही इंटाइन यू नो अबाउट डेवलप होता है, जनरेट होता है इन यू नो अबाउट इनटू पोलन ट्यूब में, और वो पोलन ट्यूब यहीं से बाहर की ओर यू नो अबाउट आउटवर्ड जो भी होगा वो जर्म पोर से ही बाहर आएगा। गॉट इट। तो इस प्रकार से यहाँ पर यही कहानी आपको बताओ, और ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन अ लीडिंग एंड द लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में क्या डिफरेंस है? रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए ऑन दिस स्ट्रैंड इज कंटिन्यूस, लीडिंग में कंटिन्यूसली यू नो बट एक फॉर्क मेथड जो आपने देखा है, दिस इज अ फॉर्क, ये जिसमें कंटिन्यूसली यू नो 5 to 3 में एक स्ट्रैंड बनते, और जो लैगिंग होता है उसमें डिसकंटिन्यूस फ्रेगमेंट्स बनता वो भी 5 to 3 में, ठीक है। और यहाँ पे यू नो बट 5 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 5 होगा और यहाँ 3 होगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑन दिस स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूस, जिनको फ्रैगमेंट बोलते हैं, और उन फ्रैगमेंट को यू नो ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट ओकाजाकी, इसलिए उनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। और लीडिंग स्ट्रैंड में कोई डीएनए लाइगेज एंजाइम की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ फ्रैगमेंट्स बनते नहीं है, तो उनको जोड़ना जो लाइगेज एंजाइम वहाँ लगता है जहाँ फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए हो, तो उनको जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम की जरूरत, तो यहाँ पे लाइगेज एंजाइम की जरूरत है। देन लीडिंग स्ट्रैंड में जो सिंथेसिस होगा न्यू स्ट्रैंड को वो 5 to 3, और लैगिंग में भी मैंने पहले बताया चाहे रेप्लिकेशन हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, तो जो फॉर्मेशन होगा वो हमेशा 5 पोलरिटी टू यू नो अबाउट 3 की ओर होगा। लेकिन जो लीडिंग स्ट्रैंड वाला जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, अगर उसका पोलरिटी देखेंगे तो उसको है 5 यू नो अबाउट, देखोगे डायरेक्शन द पोलरिटी टेम्पलेट इज स्ट्रैंड इज 3 to 5, समझ आए, 3 ये है, 5 इधर। और अगर इधर देखेंगे यू नो अबाउट लैगिंग वाले को, तो इसमें आपको इधर भी क्या बोला, ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड इज 3 to 5, ठीक है, ये याद रखना। तो दोनों मतलब दोनों में 3 to 5 में ही बनता है, ये ध्यान रखना। देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज अ जीएम क्रॉप, व्हाट आर पोटेंशियल हैजर्ड्स ऑफ जीएम क्रॉप्स। द प्लांट्स इन विच जीएम क्रॉप है क्या, जिसका नाम ही है जीएम। जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, किसी क्रॉप का जेनेटिक्स को हमने चेंज करा, मॉडिफाई करा, यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड, आरडीएनए टेक्नोलॉजी हमने यूज़ किया, ठीक है। और इसके हैजर्ड्स क्या क्या रिस्क है? द रिस्क ऑफ आउट क्रॉसिंग वेयर जीन्स फ्रॉम जीएमओ फूड पास इनटू वाइल्ड प्लांट्स एंड अदर क्रॉप, negative impact on insect and other species, reduction in plant types leading to the loss of biodiversity. Write the 4 factors that regulating the size of population. तो you know but very well, तो first one birth control, birth rate है, death rate है, immigration, emigration। तो birth rate मतलब that is a natality rate, ठीक है, और death rate जिसको mortality बोलते हैं, कि कितना जन्म हुआ, कितना डाई हुआ, कितना हमारे देश में एंटर करे लोग या कोई भी स्पीशीज़ एंटर करे, या कितने हमारे देश को छोड़ करके दूसरे कंट्री में चले गए, इमिग्रेट हो गए। तो इसका फॉर्मूला है दैट इज अ B+I, ठीक है, माइनस D+E, मतलब बर्थ कितना हो गया तो वो आपने देखना, जैसे बर्थ जितना हुआ उतना, जैसे लेट 5 बर्थ हो गए, और कितने हमारे देश में आए, इमिग्रेशन कितना हुआ 5, और डेथ कितना हुआ लेट 3, और इमिग्रेट कितने हुए 2,
तो टोटल बर्थ प्लस इमिग्रेशन कितना है 10, और डेथ कितना है 3 + 2 5। तो पॉपुलेशन आप देखोगे तो 50% आपका बढ़ जाता है, समझे। तो दैट इज देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज जेनेटिक कोड, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो जेनेटिक कोड दैट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए एंड आरएनए दैट डिटरमिन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स। क्या क्या कैरेक्टर है, जेनेटिक कोड कॉमनलेस होता है, जैसे UAA, UAC, UCC, UGA। तो देखो ये जेनेटिक कोड है जिसके बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं, कोई कॉमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, कुछ नहीं लगाते, इसलिए पहला कैरेक्टर है। दूसरा नॉन एम्बिगियस होता है, एक कोडान 3 से बनता है, ट्रिपलेट नेचर होता है, समझ है। कोडान का एक कैरेक्टर आप ये भी लिख सकते हैं, ट्रिपलेट इन नेचर। तो ये देखो हमेशा 3 नाइट्रोजन बेस से एक कोडान। तो जैसे यहाँ कोई कॉमन नहीं था, टोटल कितने आपको नाइट्रोजन बेस देखोगे 3 से 1 है, 1 2 4 कोडान है, तो ट्रिपलेट नेचर। नॉन एम्बिगियस मतलब एक कोडान एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, समझे। एक्सेप्ट हमारे पास GUG है जो सम टाइम वैलिन को भी कोड करता है और मिथोनाइन को भी। इसके अलावा डीजेनरेट नेचर है, मतलब एक अमीनो एसिड के पीछे नंबर ऑफ कोडान। पोलरिटी, जेनेटिक कोड कुड बी रीड ओनली इन 5 to 3 डायरेक्शन ऑन द mRNA, जो mRNA के ऊपर ये 5 यहाँ है और 3 यहाँ, ऐसे इसको हम पढ़ते हैं, हमेशा ऐसे रीड कर। इसके अलावा यूनिवर्सल होते, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता सभी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म है चाहे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। देन सेक्शन डी वी हैव अ सेक्शन डी, व्हाट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस, स्टेट एंड एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद द हेल्प ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, विच आर आइडेंटिकल हाइब्रिड्स फॉर 2 ट्रेट्स, 2 अलग अलग ट्रेट्स, एक जैसे डोमिनेंट आ गया या रिसेसिव आ गया, गॉट इट। या यू कैन सी इट इज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म विद बोथ बीइंग हेटेरोजाइगस फॉर डिफरेंट ट्रेट्स। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ फॉलो होता है, ठीक है। दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस। इट स्टेट दैट इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज ऑलवेज independent of the inheritance of other character within the same individual. In other word, we can say if the inheritance of more than one character is studied simultaneously, then the factor of the gene for each character are sought out independently to the other gene. Means कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि एक कैरेक्टर जो है उसको बट दूसरा कैरेक्टर का डोमिनेंट जीन उसके ऊपर हैवी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये सामने क्रॉस है जो आप सभी बच्चे जानते हैं। लेट ये आपके पास कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, इसका क्रॉस हमने किया स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये एक कैरेक्टर क्या है कि एक सीड का शेप राउंड है, इसको हमने बोला राउंड। कैपिटल आर को हमने बोला राउंड, ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है कि सीड का शेप राउंड है। और दूसरा शेप जो है सीड का रिसेसिव में स्मॉल आर स्मॉल, वो हमने बोला रिंकल्ड है। बट चाहे रिंकल्ड हो चाहे राउंड हो, कैरेक्टर तो एक है। तो इसलिए अगर जब क्रॉसिंग होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर यहाँ से आए तो कैपिटल आर डोमिनेंट होगा स्मॉल आर के ऊपर, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट नहीं होगा। यही तो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब हर एक कैरेक्टर अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेगा। तो अब यहाँ से कैपिटल वाई आएगा, कैपिटल वाई, और यहाँ से स्मॉल वाई, तो ये बनेगा क्योंकि कैपिटल वाई जो है ये अलग कैरेक्टर है, ये कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये राउंड ये यहाँ पर कर रहा है येलो कलर, और यहाँ पर ये ग्रीन कलर। लेकिन F1 जो हमें मिला, F1 क्या मिला, राउंड येलो ही मिला। क्यों? क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट है, सेम कैरेक्टर के ऊपर जीन डोमिनेंट हो सकता है लेकिन दूसरे कैरेक्टर के ऊपर नहीं हो सकता। हाँ, मोनोहाइब्रिड जब था तब हमारे पास यही आए, कोई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वहाँ फॉलो नहीं हो रहा था। तो थर्ड लॉ हमें डाइहाइब्रिड में मिला। तो डाइहाइब्रिड में थर्ड लॉ क्यों फॉलो हो रहा है? क्योंकि यहाँ 2 कैरेक्टर लिए, 2 लो या 3 लो या 4 लो, आप डाइहाइब्रिड क्रॉस करो, ट्राई करो, टेट्रा करो, जो भी करो, इन सभी जगह फॉलो होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब कि एक पेयर ऑफ कैरेक्टर को दूसरा अदर नॉन पेयर ऑफ कैरेक्टर जो होगा, मतलब दूसरा अदर नॉन एलिलिक पेयर ऑफ कैरेक्टर जो होगा वो कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब वो अपना डोमिनेंसी शो नहीं कर सकता।
आर जो है वो आर के ऊपर ही डोमिनेंसी शो करेगा, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर शो करेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर का कैरेक्टर है राउंड, तो ये राउंड बनेगा, लेकिन वो स्मॉल उस वाई दोनों रिसेसिव, इसके ऊपर कोई डोमिनेंसी नहीं होगी क्योंकि ये डिफरेंट कैरेक्टर है। तो ये राउंड ग्रीन ही हम इसको बोलें। तो यही चीज़ें यहाँ पे हैं। आपने ये पहले हमारे पास ये दो पेरेंट है, इनके गैमेट्स बने, ये NNI और ये F1 आया राउंड येलो। फिर देन हमने इसको सेल्फिंग करवाया F1 इंटू F1, तो ये 4 गैमेट इधर बने, 4 इधर, तो यू हैव अ 16 ऑप्स में। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस बार आएगा ना आपको बोर्ड में, फिर से ये क्वेश्चन आने वाला है बच्चा, ये ध्यान से सुन लीजिए जो मैंने बता दिया। तो इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक लिखना है, तो फिनोटिपिक आएगा 9:3:3:1, और जीनोटिपिक आपने क्या लिखना, 1:2:4, 1:1:1, ये याद रखो, 1:2:4, 1:1:1, ये इसका जीनोटिपिक रेशो, ये याद रखना बच्चे, ये जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक बता दी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA act as a genetic material, justify the statement with the help of experimental evidence। ठीक है भाई, कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन क्यों नहीं है जेनेटिक मटेरियल, आप एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के माध्यम से इसको प्रूव करिए। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन जैसे अब आपने अकॉर्डिंग टू द वेटेज डन करना, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ट्रांसडक्शन जिसको मार्था चेज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट ग्रिफ्थ ने कल्चर करा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया जो निमोनिया काज करता है। 1 कल्चर प्लेट कंसिस्ट ऑफ स्मूथी शाइन कॉलोनीज, 2 टाइप के उन्होंने स्ट्रेन किए, एक में स्मूथी शाइन कॉलोनीज डेवलप हुआ जिसको S स्ट्रेन बोला, दूसरा रफ कॉलोनी डेवलप कर तो उसको R स्ट्रेन बोला। अब डिफरेंस क्या है, that is the difference was due to the present mucus coat in S strain whereas the R strain is lacked। मतलब जो S strain वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई था उसके ऊपर एक फर्दर कोटिंग थी, समझ आए, म्यूकस कोटिंग पॉलीसेकेराइड, और जो R strain था उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं थी। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा कोटिंग वाला था वो जब बॉडी में एंटर करता है किसी भी बॉडी में, तो वो इन्फेक्शन ईजिली कॉज करता है, समझे, क्योंकि उसके पास प्रोटेक्टिव लेयर है। लेकिन जो R स्ट्रेन था उसके पास प्रोटेक्टिव लेयर नहीं था, जिसके कारण इम्यून सिस्टम जब डिफेंड करेगा अपने आप को तो वो उस R स्ट्रेन को डाई कर दे। तो यही एक्सपेरिमेंट को यूनाबर्ट माउस के ऊपर परफॉर्म किया गया। तो ये देखो, पहले S स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था उसका एक इंजेक्शन दिया एक माउस को और माउस मर गया। क्यों? क्योंकि S स्ट्रेन एक कोटेड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई था, वो जैसे माउस के बॉडी में एंटर किया तो माउस के इम्यून सिस्टम ने डिफेंड करना तो स्टार्ट तो किया, लेकिन उसका कोटेड बॉडी होने के कारण वो माउस का इम्यून सिस्टम S स्ट्रेन वाले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को न्यूट्रलाइज नहीं कर सका, उल्टा उसने माउस को निमोनिया कॉज करा और निमोनिया के कारण मर गया। फिर देन हमने लिविंग R स्ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया माउस की बॉडी, और माउस अलाइव रहा, माउस को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि माउस के इम्यून सिस्टम ने R स्ट्रेन को किल कर दिया, क्योंकि R स्ट्रेन के पास प्रोटेक्शन के लिए कोटिंग थी नहीं, जिस कारण वो इम्यून सिस्टम को झेल नहीं पाया, उसका डिफेंड रिटेलिएशन को एज अ रिजल्ट डाई हो गया। और फिर हमने S स्ट्रेन को, हीटेड S स्ट्रेन को एक मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को किल करके माउस के बॉडी में इंजेक्ट, और माउस फिर से अलाइव, क्योंकि डेड वाला कुछ नहीं कर। लेकिन अब हमने मिक्स कर दिया लिविंग R और डेड S, लेकिन माउस फिर मर गया। क्वेश्चन ये आया, हमने तो लिविंग R डाला और R तो नॉन इन्फेक्टिव है, और जो S स्ट्रेन था वो तो डेड था, फिर माउस मरा कैसे? फिर यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ दिमाग फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का लगा कि नहीं, कि देयर वाज समथिंग था, कुछ ऐसा था जिसने नॉन इन्फेक्टिव लिविंग R स्ट्रेन को इन्फेक्टिव S स्ट्रेन के जैसा बना दिया, और उसी ने माउस को निमोनिया कॉज करके मार दिया। इसलिए कुछ था ऐसे, समथिंग वाज देयर, जिसके कारण इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई। तो इसी के ऊपर फर्दर बायो करेक्टराइजेशन हुआ। 3 साइंटिस्ट आए, मैक्लॉड आया, मैकर्टी आया, एवेरी आया। तो उन्होंने देखा, जब बायो करेक्टराइजेशन हुआ और देखा कि वहाँ पर जो था वो था DNA, जिस DNA ने S स्ट्रेन की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करके
लाइव आर स्ट्रेन में इंट्रोड्यूस करके उसको इन्फेक्टिव एस स्ट्रेन बनाया और उसी ने माउस को डाला। तो उन्होंने प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, नॉट द प्रोटीन एंड द पॉलीसेक्राइड, समझे। लेकिन इसके ऊपर भी फर्दर मार्थे चेज जो थे उनको डाउट हुआ, उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट करना चाहा तो उन्होंने भी किया, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफाज के माध्यम से ई कलाई को इन्फेक्ट करके, और उन्होंने जो रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ किया सल्फर और फास्फोरस, और उन्होंने ये डिस्कवर करा कि यस डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन है। देन क्वेश्चन नंबर 14, इनलिस्ट सम थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी लीडिंग टू इट्स लॉस। कौन कौन से थ्रेट्स? तो हैबिटाइट लॉस सबसे पहले। दूसरा, कोई भी ऑर्गेनिज्म का अगर हैबिटाइट लॉस होगा तो नेचुरल रहने की कमी होगी, तो नेचुरल कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा अपने आप को सर्वाइव करने। लेकिन हार्डवर्क तब करेगा ना सर्वाइव करने के लिए जब उसका हैबिटाइट उसको कहीं और हैबिटाइट मिलेगा, लेकिन हैबिटाइट ही नहीं होगा तो कहाँ रहेगा। दूसरा, डिस्टर्बेंस एंड पॉल्यूशन। तीसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज एंड को एग्जिस्टेंस। तो इसलिए ये हमारे पास सामने दिए हैं, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, हैबिटाइट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन। तो ये सब प्रोसेस जो आप एनसीईआरटी से ही डन करना 5 नंबर का है। तो इसमें प्रॉपर तरीके से ये कॉजेज सारे लिखना ज़रूरी है, हैबिटाइट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, समझे, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, दैट ऑल अबाउट इट, समझे। तो इसलिए एक एक चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपके इस वीडियोस में है, गॉट इट। तो इसको सही से डन करिए, और ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इनमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, गॉट इट। लेकिन वीडियोस का बनाने का मतलब और ये सब मेगा रिवीजन का मेन जो एम है वो ये है, ताकि आप बच्चों को प्रॉपर से पता चले कि कैसे हमने एग्ज़ाम में लिखना है, कितना लिखना है, क्वेश्चन को कैसे समझना, गॉट इट। थैंक यू।